अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल वॉल विद फोर्स 40 न्यूटन। तो ये फोर्स है यहाँ से। अगर हम साइड व्यू देखते हैं, ये है वॉल, ये वॉल का साइड व्यू है और ये ब्लॉक है पुश्ड अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल वॉल विद फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। तो ये 40 न्यूटन से फोर्स अप्लाइड है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.5, म्यू एस इज इक्वल टू 0.5। Another horizontal force 15 Newton is applied on the block in the direction parallel to the wall. Horizontal force है, parallel to the wall है, इसकी डायरेक्शन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये फोर्स कैसे, वॉल के पैरेलल, ये वॉल है, ये अगर वॉल है तो वॉल के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल भी है मतलब ग्राउंड के पैरेलल एंड वॉल के पैरेलल। तो ये फोर्स जो है इससे साइड वाइज है, साइड वाइज, साइड वाइज यहां से सपोज करो कि इसको मैं डॉट में अप्लाई कर रहा हूं, ऐसे फोर्स अप्लाइड है। तो वॉल के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मींस ग्राउंड के भी पैरेलल एंड वॉल के पैरेलल। तो साइड वाइज जो क्रॉस सेक्शन व्यू है वहां से हमें दिखेगा ये 15 न्यूटन है, 15 न्यूटन। अगर फ्रंट व्यू हम इसका देखेंगे, फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू में ऐसे अगर ये वॉल है तो यहाँ से ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे ये 40 न्यूटन ऐड करा होगा, तो 40 न्यूटन इनटू द प्लेन, इसको क्रॉस भी बोल सकते हैं, 40 न्यूटन इनटू द प्लेन है तो ये क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस होगा। और यहाँ से 15 न्यूटन अप्लाइड है, 15 न्यूटन ऐसे हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ पे ग्राउंड होगा, ग्राउंड के पैरेलल, और ये चीज है is applied on the direction parallel to the wall. Will the block move? If yes, in which direction? If no, find the frictional force exerted by the wall on the block. तो यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर से हो जाएगा mg, और ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड। तो अगर मल्टीपल फोर्सेस होंगे तो फ्रिक्शन में ये बताया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू एन से ज्यादा नहीं हो सकता, इंडिविजुअल कंपोनेंट को नहीं बैलेंस करेगा। सपोज करो जैसे कि अगर मान लो कि कहीं पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 10 है, किसी भी सरफेस के लिए अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 10 है और यहाँ से मान लो हमने ब्लॉक ऐसे प्लेस किया है, 10 यहाँ से भी अप्लाई किया, 10 यहाँ से भी अप्लाई किया, तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा रिजल्टेंट फोर्स के लिए सफिशिएंट है या नहीं। क्योंकि ऐसे नहीं करना है कि 10-10 है और फ्रिक्शन जो है वो 10 इसको भी बैलेंस कर लेगा और फ्रिक्शन 10 इसको भी बैलेंस कर लेगा, तो जो है वहां पे टोटल फ्रिक्शन तो 10√2 आ जाएगा, जबकि लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 है। तो हमेशा फ्रिक्शन ब्लॉक डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा, अगर मल्टीपल फोर्स हैं तो उसको हमें देखना है किससे, उसको देखना है रिजल्टेंट फोर्स से। तो एम जी यहाँ पे ब्लॉक को अगर देखते हैं तो एम जी कितना है, 2 kg का ब्लॉक है तो एम जी की वैल्यू हो जाएगी 20, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू है 0.5 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो ये नहीं समझना है कि यहाँ से 20 न्यूटन है तो ये 20 न्यूटन एम को बैलेंस कर लेगा और इस 15 जो है वो 15 को बैलेंस कर लेगा, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा ना। ये फ्रिक्शन है, ये एम है। भाई सरफेस की टोटल मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो वो किस डायरेक्शन में होगा, वो रिजल्टेंट के डायरेक्शन में होगा। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, भाई ये 15 न्यूटन ऐड कर रहा है और ये 20 न्यूटन ऐड कर रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा 20 × 50 का रूट, तो ये आएगा कहीं रिजल्टेंट फोर्स, मान लिया कि ये थीटा है, ये थीटा है, तो जो यहाँ से नेट फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, प्लस 15 स्क्वायर, तो ये हमें नेट फोर्स देगा, नेट फोर्स देगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 525 हो जाएगा, ये 25, यस 25 न्यूटन, रिजल्टेंट फोर्स इज 25 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, भाई ये 15 है, ये 20 है, ये 20 है, तो जो एंगल होगा tan थीटा इज इक्वल टू 20/15, तो ये हो जाएगा 4/3 मतलब 53 डिग्री, tan थीटा 4/3 मतलब 53 डिग्री पे ये एक्ट करेगा। कितना, लिमिटिंग के बराबर, लिमिटिंग कितना है 20 न्यूटन, तो इसी डायरेक्शन में इसके अपोजिट में, अपोजिट में 20 न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा।
मल्टीपल फोर्स एक्ट करते हैं तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन दो ही है फ्रिक्शन के लिए। अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, मतलब उसके पास एक्चुअल में रिलेटिव मोशन है, तो हमें वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिवन है कि भाई 2i है, 3j है, 4k है, तो जो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट करेगा फ्रिक्शन। और अगर फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब क्या है, फोर्स का मतलब है वो टेंडेंसी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगा। तो फोर्सेस मल्टीपल कंपोनेंट्स अगर एक्ट कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स से नहीं सोचना है हमें। तो ये दो पॉइंट यहाँ पे हैं, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मास रोटेट विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। Particle of mass with uniform angular speed omega. It is viewed from the frame rotating about the z-axis. It is viewed from the frame rotating about the z-axis with a uniform angular speed omega naught. The centrifugal force on the particle is. अच्छा, rotating with uniform angular speed omega. It is viewed from the rotating about the z-axis uniform angular speed omega. तो ऑब्जर्वर की एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट है, ऑब्जर्वर की स्पीड ओमेगा नॉट है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जर्वर की जो एंगुलर वेलोसिटी है। जनरली हम कहां से ऑब्जर्व करते हैं, जनरली जैसे ब्लॉक अगर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए ये बताया था मैंने कि ब्लॉक अगर मूव कर रहा है या कार टर्न ले रही है, तो जो ड्राइवर है उसी ऑब्जेक्ट से अगर हम देखते थे तो एम ओमेगा स्क्वायर आर करते थे। तो उसी पॉइंट को कंफ्यूज करने के लिए ये दिया हुआ है कि ओमेगा क्लियर करना है कि कौन सा हम अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट का ओमेगा होता है या ऑब्जर्वर का। तो भाई सेंट्रीफ्यूगल तो एक स्यूडो फोर्स है, वो जो है अगर यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से कोई रोटेट कर रहा है तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वही ऑब्जर्व करेगा एम ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट मतलब ऑब्जर्वर की एंगुलर वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है। तो सर अभी तक जनरली हम ओमेगा लेते थे, वो हम उसी ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्व करते थे, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब ये होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए। फिर नेक्स्ट है ट्रेन रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, east to west, and the train runs same mass runs from the west to east at the same speed along the equator. The presses the track with the force F1 and B presses the track with F2. तो अब अर्थ जो है, अर्थ एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अर्थ जो है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अर्थ जो है वो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो उसमें उसके रेस्पेक्ट में हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ के जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। तो सपोज कि ये अर्थ है, क्वेश्चन 12 है, अर्थ है और अर्थ का रोटेशन है, अर्थ अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। ये अर्थ के रोटेशन का सेंस है, ये हमारा ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये जो है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट का रोटेशन है, इस सेंस में सिर्फ अर्थ का रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट। तो दो केसेस दिए हुए हैं, दो केसेस दिए हुए हैं कि एक केस में जो ट्रेन है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, ट्रेन ए रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इसमें ये अर्थ की रोटेशन को मार्क कर देते हैं, ये है सेकंड केस, ये अर्थ का रोटेशन है। अब इस पे ट्रेन की वेलोसिटी डिनोट कर देते हैं, ट्रेन की वेलोसिटी डिनोट कर देते हैं दोनों की। तो ए केस में ए, ट्रेन ए रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ट्रेन ऐसे जा रही है, ट्रेन की वेलोसिटी ये है। और अनदर ट्रेन ऑफ द सेम मास रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये जो है वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। तो जो वेलोसिटी मतलब हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी अगर देखेंगे तो अर्थ से बाहर आके, यूनिवर्स से, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में जा रही है किसी वेलोसिटी से, स्पीड दोनों में सेम है v,
और यहाँ अर्थ की स्पीड हो जाएगी ओमेगा आर, जिस पॉइंट पे होगा यहाँ हो जाएगी v एंड ओमेगा आर। तो जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या होगी, मान लो हम यूनिवर्स से अर्थ के बाहर से अगर देखते हैं तो किस केस में वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे बी के केस में बी की स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ से अगर हम मान लो इस केस में सोचते हैं कि ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है और इस पार्टिकल की वेलोसिटी है, इसमें वेलोसिटी हो जाएगी, अर्थ के बाहर से हम देख रहे हैं, अर्थ के ऊपर से नहीं, अर्थ के बाहर से देखते हैं तो इसकी वेलोसिटी v प्लस ओमेगा आर है स्पीड। तो यहाँ से जो इसके ऊपर जो फोर्स होगा, जो भी ट्रैक ट्रैक के ऊपर फोर्स होगा वो हो जाएगा, इधर अर्थ अट्रैक्ट कर रहा होगा mg और इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा फोर्स। ट्रेन का फ्री बॉडी डायग्राम बना है तो ये नॉर्मल रिएक्शन या यहाँ से बोल रहा है कि फर्स्ट केस में है F2 और इस केस में अगर हम ड्रॉ करेंगे ये है अर्थ का सेंटर, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये ट्रैक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ये होगा F1 और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी v माइनस ओमेगा आर, v माइनस ओमेगा आर। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर मतलब एम जी माइनस एफ वन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी माइनस ओमेगा आर बाई आर रेडियस ऑफ अर्थ। और इस केस में हो जाएगा नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर एम जी माइनस एफ टू इज इक्वल टू एम वी प्लस ओमेगा आर होल स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो जो ट्रैक का फोर्स होगा वो देख सकते हो जिसमें F1 इज इक्वल टू एम जी माइनस एम वी माइनस ओमेगा, इसमें स्पीड कम है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम है, तो यहाँ पे ट्रैक का रिएक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, एम वी प्लस ओमेगा आर होल स्क्वायर बाई आर। तो इस केस में लार्ज क्वांटिटी स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो F2 क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, F1 ज़्यादा हो जाएगा। ए के केस में फोर्स ट्रैक ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, F1 इज मोर देन F2। ठीक है, समझे, तीनों में कोई डाउट? क्यों शरण्या? ठीक है, और एक क्वेश्चन ये है, फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये इंटीग्रेशन बेस्ड है कि अ particle is acted upon by a force, a particle of mass m, a particle of mass m is at rest at the origin at t is equal to 0, t equal to 0 at origin at rest is subjected to a force ft, ft is equal to f naught e to the power minus bt. In the x direction its speed vt is depicted by the which of the following graph, v as a function of time t find करना है तो ये हमारे काइनेमेटिक्स का एप्लीकेशन है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, मास m गिवन है तो यहाँ से जो एक्सेलेरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी बाई एम, ये हो जाएगा a। तो a से हमें फाइंड करना है डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम, एफ नॉट बाई एम। ठीक है, e टू द पावर माइनस बी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे वेरिएबल्स को सेपरेट करके तो डी टी जो है इस साइड आ जाएगा, डी वी डी टी। तो 0 टू टी, 0 पे स्पीड 0 है, v पे स्पीड v है तो ये हो जाएगा v एफ नॉट बाई एम ई टू द पावर बी टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई माइनस बी और ये हो जाएगा 0 टू टी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद कि इसमें तुमने ई टू द पावर माइनस बी टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और यहाँ पे 0 कर दिया होगा, जबकि हमें क्या करना है ई टू द पावर 0 तो यहाँ पे एक 1 रहेगा। तो ये एफ नॉट बाई
क्योंकि इस ये क्वेश्चन तो सिर्फ हमारा इंटीग्रेशन का है, e⁻⁻bt, इसमें इंटीग्रेट करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई ऐसा ट्रिक या कंफ्यूजन नहीं है। इसमें गलती एक ही हो सकती है कि t0 पे 0 पुट कर दिया होगा इमोशनली, e0 0 कर दिया होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आ रहा होगा, मैच नहीं कर रहा होगा। तो ऐसा ग्राफ क्या है, ये एक्सपोनेंशियली t इज इक्वल टू 0 पे ये 1 है, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये t इज इक्वल टू 0 पे ये 0 है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है। तो ऐसा ग्राफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वेपसिटर में आता है t0 पे, तो t0 1 0, और t इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऐसे हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा ये, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें F0/mb, ऑप्शन होगा सी। बी में जो है F0b/b, इसमें क्या गलती हुई, ऐसा कुछ तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन गिवन है, हमें इंटीग्रेट करना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन पे। तो आज वेरिएबल फोर्स भी कुछ करेंगे, वेरिएबल फोर्स और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के वर्क डन को भी मेजर करेंगे। फ्रेम डिपेंडेंसी भी देखेंगे कि फ्रेम का क्या इफेक्ट हो रहा है, ऑब्जर्वर का क्या इफेक्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन है ऐसा, ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्लास में किया था, क्विकली उसको जो है आंसर लिख लेंगे। इंक्लाइंड प्लेन, ब्लॉक, एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल लेंथ L, वर्टिकल h, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu, ब्लॉक स्लाइडिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0, क्यों, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के वर्क के लिए वर्टिकल चेंज इन हाइट, तो ये हो जाएगा mgh। ऑब्जेक्ट डाउन, वर्क पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट अप, वर्क नेगेटिव। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा एफ के यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी, म्यू इंटू एन, ये हो जाएगा फोर्स, इंटू डिस्प्लेसमेंट लिया था एस, एंड एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एल, तो माइनस म्यू एम जी एल, ये हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ग्रेविटी नॉर्मल। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम इस टाइप से करते हैं कि इसी इंक्लाइन प्लेन में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, मॉडिफाइड इंक्लाइन प्लेन, मॉडिफाइड इंक्लाइन प्लेन करके बीच में थोड़ा सा इसको कट करके कुछ मटेरियल यहाँ से निकाल लिया गया, और सेम इंक्लाइन प्लेन है, वहां से प्लेन को थोड़ा सा कट करके कुछ पोर्शन ऐसे बना दिया गया। अब ऑब्जेक्ट को क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऐसा है कि रफनेस का जो कोफिशिएंट है वो सेम है दोनों ट्रैक के लिए, दोनों ट्रैक के लिए जो म्यू है वो सेम है। नाउ ब्लॉक इज मूव्ड स्लोली, ब्लॉक इज मूव्ड स्लोली, मूव्ड स्लोली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये नहीं सोचना है कि यहाँ से जंप भी हो गया सर, ऐसा नहीं, जंप नहीं, ये जो है स्लोली अगर ऐसे मूव कराया गया, ऐसे ऐसे मूव करते करते आ रहा है। तो हमें कंपेयर करके बताना है इसमें कि ऐसा केस था और जो हमारा ओरिजिनल केस था, इन दोनों केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन किस में ज्यादा होगा। ओरिजिनल केस यही था, ओरिजिनल केस ये था, ये है L, ये H, ब्लॉक इज कमिंग डाउन स्लोली स्लोली स्लोली, कि हर पॉइंट पे कांटेक्ट मेंटेन्ड है। तो ये हमारा केस 1 है, ये केस 2 है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन in case 1 is equal to work done by friction in case 2. Work done by friction in case 1 is more than work done by friction in case 2. Case 2, and work done by friction in case 2, work done by friction in case 1 is less than
वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन केस 2. श्रीमय को आंसर देना अलाउड नहीं है. जल्दी आंसर दो. आज तो से दोनों में सेम है. लेंथ तो बढ़ गई, लेंथ तो इंक्रीज हो गई. हमने कट करके निकाला तो लेंथ इंक्रीज हो गई. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन और कोई आंसर? नो आंसर. जैसा फीलिंग आ रही है वैसे ही बता दो. ज़्यादा लग रहा है 2 में? 2 की लेंथ ज़्यादा है. ठीक है. तो यहाँ से अगर ऐसे फीलिंग आ रही है, ऐसा फीलिंग आएगी कि यहाँ पे ये केस, ये लेंथ तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए. बट अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, अगर कैलकुलेशन करेंगे θ1 और ये है θ2, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इंक्लाइंड प्लेन को ऐसे देख लेंगे. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंक्लाइंड प्लेन्स. कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंक्लाइंड प्लेन. तो एक इंक्लाइंड प्लेन के लिए जैसे हमने फ्रिक्शन लिया, फाइंड किया, क्या आया, म्यू एम जी एल, मतलब म्यू एम जी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द पाथ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द पाथ. तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बराबर है. तो सेम हम यहाँ से भी लिख सकते हैं कि टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन केस 2 इज इक्वल टू माइनस, प्रीवियस एग्जांपल से जो है, माइनस म्यू एम जी L1, और दूसरे केस में हो जाएगा माइनस म्यू एम जी L2. तो इसको ऐड करेंगे तो माइनस म्यू एम जी L1 प्लस L2 विच इज इक्वल टू L. ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है कि मान लो हम स्लोप बढ़ाते हैं, तो ऐसे केस में नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगा. तो ऑल्दो की पाथ की लेंथ बढ़ी है, बट अकॉर्डिंगली नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगा. तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज होने से फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा और वर्क डन चेंज हो जाएगा, सो दैट कि टोटल वर्क डन जो है वो रहेगा सेम. टोटल वर्क डन रहेगा सेम. तो इसलिए आंसर इसमें होगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 1 इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 2. थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है, बट उसका रीजन ये है कि अगर किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे कहीं पे भी जाता है, हाइट इंक्लाइंड प्लेन है इन जनरल, अगर हम इसको किसी भी और एग्जाम्पल में इस चीज को करें कि भाई कुछ और ले लेते हैं, कोई जनरल पाथ ले लेते हैं, ऐसा हो जाएगा, कोई भी कर्व टाइप का पाथ है, ये 2 प्लेन बनाया, मैंने बोला ऐसे किसी कर्व पाथ पे है, कर्व पाथ पे स्लो मोशन है. स्लो मोशन मैं क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि ये नहीं सोचना है कि ऐसे जंप करके आ जाए. एवरी पॉइंट पे ये कांटेक्ट में होते हुए अगर ये स्लिप करता है, स्लोली अगर आता है, तो जो वर्क डन होगा फ्रिक्शन का, दैट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन माइनस म्यू एम जी. वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन, हमेशा होगा हर केस में. क्योंकि स्लोप ज्यादा तो नॉर्मल रिएक्शन कम, तो फ्रिक्शन कम, तो भले ही पाथ की लेंथ चेंज हो लेकिन वर्क डन सेम रहेगा. वर्क डन सेम होगा. ये ऐसे टाइप का कुछ है यहाँ पे, तो वर्क डन सेम होगा. तो इसका एप्लीकेशन अगर हम ऐसे कुछ कर लेते हैं कि भाई यहाँ से है, इस पॉइंट का क्वेश्चन ऐसे आएगा कुछ, कि ऐसा कोई पाथ है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ऐसे स्टार्ट होते होते फाइनली जो है ये ऐसे हो रहा है. तो कोई ब्लॉक को अगर हमने यहाँ से कुछ स्पीड दी और ये मूव करते 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 यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो हमारा पाथ से मतलब नहीं है.
ठीक है, पाथ से कोई भी मतलब नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये टोटल इस लेंथ के बराबर होगा। ये लेंथ अगर L है, इसका मास अगर M है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन होगा माइनस म्यू एम जी इंटू एल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बराबर, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बराबर। तो ये तो हुआ काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन। नाउ अगर मैं ऐसे बोलूं तो इसमें से स्टेटमेंट्स कौन कौन से करेक्ट हैं? वर्क डन बाय, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन is always negative. Work done by kinetic friction is always negative. Work done by kinetic friction is always negative. Work done by kinetic friction may be negative, may be negative. Work done by kinetic friction may be positive. Statement 1, 2 and 3. इसमें ट्रू फॉल्स, कौन सा फॉल्स होगा? फॉल्स स्टेटमेंट, false statement, statement 1 to 3, which one is false? Hmm? A, ठीक है, 1 मे बी पॉजिटिव, 3 नहीं, 3 ट्रू, 3 फॉल्स नहीं, ठीक है। तो ये जो है ऑलवेज नेगेटिव इज ए फॉल्स, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ये जो है ये स्टेटमेंट ट्रू और ये स्टेटमेंट भी ट्रू। कैसे? सपोज कि हम यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स देखेंगे कि किसी भी मैकेनिज्म से, किसी मैकेनिज्म से अगर ये एक प्लैंक है और इस प्लैंक, प्लैंक पे ये ब्लॉक अगर प्लेस्ड है और हमने कैसे भी फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स ये रफ है, यहाँ पे ये स्मूथ है, ये स्मूथ है, तो किसी मैकेनिज्म से ये प्लैंक जो है वो शिफ्ट हुआ, हमने मान लो वो ब्लॉक ऑन ब्लॉक टाइप का फोर्स अप्लाई किया है, स्मॉल एम डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस होके फाइनली ये यहाँ पहुंच गया। समटाइम्स फ्रिक्शन सपोर्ट द मोशन, यस, बिल्कुल सही, दैट्स वाई इट इज पॉजिटिव, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस अगर हम लेते हैं कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है बी और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ए, यहाँ पे है ए, तो इसके रेस्पेक्ट में स्लिप कर रहा है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन किस कितना होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा? तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, भाई किसी भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एम का, जो प्लैंक है, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट हुआ अभी। तो अब स्मॉल एम कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड जा रहा है, तो स्मॉल एम पे फ्रिक्शन किधर होगा? स्मॉल एम पे फ्रिक्शन फॉर बैकवर्ड और इस कैपिटल एम पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड। कैसे डायरेक्शन पता चल गई सर? कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में तो मूव कर रहा है, वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है। सर ये कैसे मूव कर रहा है वो हमारा कंसर्न ही नहीं है, हम किसी तरीके से फोर्स, मान लो ऊपर वाले पे फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, पुल कर रहे होंगे, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा, वो वहां पहुंच जाएगा। किसी भी तरीके से ये अरेंजमेंट हुआ, इनिशियल और फाइनल ये है। तो फाइनल अगर ये है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉल एम, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉल एम, हम इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्राउंड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉल एम वो कितना होगा? टोटल स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट है इधर राइट साइड में और फोर्स लेफ्ट साइड में बैकवर्ड, तो व्हाट इज नेट वर्क डन?
माइनस एफ इंटू ए प्लस बी। वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन कैपिटल एम, कैपिटल एम के ऊपर फ्रिक्शन का वर्क डन, कैपिटल एम का डिस्प्लेसमेंट है बी और पॉजिटिव, तो यहां पे वर्क पॉजिटिव है। कभी वो मोशन का सपोर्ट कर रहा है ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिचुएशन में, सिंगल ब्लॉक ग्राउंड पे था तब तो ठीक है, वो जिधर भी जाएगा फ्रिक्शन उसके अपोजिट होगा। बट ऐसे केसेस हैं सिस्टम में दो तीन है और सिस्टम में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं नेट वर्क डन बाई फ्रिक्शन, नेट वर्क डन बाई फ्रिक्शन, नेट वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा माइनस एफ इंटू ए, माइनस एफ इंटू ए। तो नेट वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, नेट वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, पूरे सिस्टम का ओवरऑल देखेंगे तो नेगेटिव होगा। फिर वर्क डन बाई फ्रिक्शन मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। और दूसरी बात है कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन और वर्क डन बाई एनी इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाई फ्रिक्शन यहां पे या वर्क डन बाई एनी इंटरनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्क एज सच मैंने बताया हुआ है कि वर्क क्या है, वो फ्रेम के डिपेंडेंट है, लेकिन इंटरनल फोर्सेस के लिए वो चीज फ्रेम से इंडिपेंडेंट होती है। कैसे? अगर मान लो इसके रेस्पेक्ट में देखो, हम कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ प्लैंक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ प्लैंक, तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? प्लैंक तो वही है, प्लैंक के रेस्पेक्ट में कैपिटल एम का क्या वर्क डन होगा? वर्क डन बाई फ्रिक्शन। वो देखेगा कि भाई फोर्स तो एक्ट कर रहा है कैपिटल एम पे और कैपिटल एम तो मूव किया ही नहीं, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन कैपिटल एम इज जीरो, कैपिटल एम पे ही है, प्लैंक के साथ ही है, तो हर ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट मानता है। फिर भी कोई डाउट है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी बी, जीरो। हर ऑब्जर्वर अपने आप को, जो ऑब्जर्व करता है वो खुद को रेस्ट में मानता है, तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एम, जीरो। किसके रेस्पेक्ट में? प्लैंक के रेस्पेक्ट में, जो ऑब्जर्वर यहाँ पे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉल एम इज इक्वल टू माइनस एफ ए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से वर्क चेंज हुआ, वर्क चेंज हुआ, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, बट क्या नेट वर्क डन चेंज हुआ? नेट वर्क डन नहीं चेंज होगा। ठीक है, ये है माइनस एफ ए। तो अब यहां से हम देखेंगे कि जितने भी इंटरनल फोर्सेस होते हैं, जैसे स्ट्रिंग का टेंशन है, नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, ये सारे जितने भी हैं, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंटरनल फोर्सेस का वर्क, जैसे टेंशन का हमने फाइंड किया था, ग्राउंड से भी जीरो होगा, किसी और फ्रेम से, किसी और फ्रेम से फाइंड करेंगे वहां से भी जीरो होगा, नॉर्मल का वर्क भी जीरो होगा। स्टैटिक का वर्क, स्टैटिक का वर्क जो है वो वो भी सेम होगा। स्टैटिक के लिए अगर हम देखते हैं, ये हुआ काइनेटिक, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। ये पॉइंट्स जो हैं ये सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, इनको यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनल इज अ फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, फ्रेम। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन अगर फाइंड करते हैं समझने के लिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, तुम भी ज़्यादा जो है कहानी सुन के बोर ना हो, तुम्हारा भी मन लगा रहे, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 2 5, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.5, 0.5, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ म्यू ज़ीरो है। यहाँ से जो है 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन 2 kg, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन 5 kg फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के लिए फ्रिक्शन का वर्क कितना होगा?
नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन। बताओ भाई। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन में है। अब उसी में दिया है तो समझ ही जाओगे कि कैलकुलेट करके थोड़ा बताओ तो। कोई आंसर नहीं? डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो इसमें तो ये चेक करना पड़ेगा कि स्लिपिंग हो रही है नहीं हो रही है। स्टैटिक में क्वेश्चन दिया है तो ठीक है, थोड़ा स्लाइट हिंट तो है ही है कि स्लिपिंग नहीं हो रही होगी, बट हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। फ्रिक्शन का वर्क डन फाइंड करना है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी पता होना चाहिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो वो आएगा 8 न्यूटन। कि पहले हम एज्यूम करते हैं कि इसमें ब्लॉक ऑन ब्लॉक में क्या है, पहले एज्यूम करेंगे कॉमन एक्सलेशन। तो भाई एज्यूम कर लिया कि सिस्टम का है कॉमन एक्सलेशन। कितना? बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। पहला एजम्पशन हमारा यही होगा कि बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, एक साथ। बोथ ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर, एक साथ हैं, 2 5। तो यार तो ज़्यादा हो गया वैसे। चलो, टेंशन, अच्छा कैलकुलेट कर लिए क्या? और कम हो जाएगा थोड़ा, ये ठीक रहेगा। 3 kg अगर ले लेते हैं तो डेसिमल वेसिमल से जान बचेगी। बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, तो कॉमन एक्सलेशन इज 20/5 हो जाएगा 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हम फाइंड करेंगे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन यहाँ से देखेंगे कि 3 के ऊपर एक्ट कर रहा है फोर्स, 3 की जाने की टेंडेंसी होगी आगे। तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का करेगा अपोज, तो अपोज करेगा तो किधर होगा? 3 पे एक्ट करेगा बैकवर्ड, 3 पे एक्ट कर रहा है बैकवर्ड, और 2 पे एक्ट कर रहा है फॉरवर्ड। तो ये 2 है, ये 3 है। एक्सलेशन इज 4, एक्सलेशन इज 4। यहाँ पे है 20। फ्रिक्शन की वैल्यू कहीं से फाइंड कर लेंगे। एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, 2 × 4 8 न्यूटन। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 2 × 4 = 8 न्यूटन। अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू कितनी है? लिमिटिंग वैल्यू म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू है 20, 20 × 0.5 तो ये हो जाएगा 10। तो एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू 10 न्यूटन। और एक साथ मूव करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स आया 8 न्यूटन, मतलब हमारा एजम्पशन करेक्ट है।
हमारा एजम्पशन करेक्ट है, एक साथ ही जा रहे हैं। तो फ्रिक्शन तो हो गया 8 न्यूटन, एक्सलेशन है ये। तो 2 kg पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये हो गया 8 मीटर, 8 मीटर है डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल टू फोर्स इज 8 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन 2 kg, 8 × 8 ये हो जाएगा 64 जूल। वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन 3, सिर्फ फ्रिक्शन, नेट वेट की बात नहीं हो रही है, ये भी तो कुछ वर्क करेगा, वो नहीं बात हो रही है। वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन 3 kg इज इक्वल टू 8 × 8 और माइनस, तो ये हो जाएगा -64 जूल। दोनों मूव कर रहे हैं एक साथ, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसके ऊपर 64 जूल और इसके ऊपर -64 जूल, ये हो जाएगा -64 जूल, -64 जूल और ये हो जाएगा +64 जूल। नेट वर्क डन बाई फ्रिक्शन 0, तो 2 kg पे फॉरवर्ड 64 जूल, यहाँ पे -64 जूल और नेट वर्क डन हमेशा होगा 0। अगर हम इसी को फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखें कि भाई ब्लॉक के रेस्पेक्ट में कोई देखता है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, तुम ही यहाँ पे अगर हो, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में क्या होगा, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव तो मूव कर ही नहीं रहे, नहीं मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर रिलेटिव मोशन 0 है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी 0, इसका डिस्प्लेसमेंट में 0, वर्क डन फ्रिक्शन ऑन 2 kg 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 3 kg 0, नेट वर्क डन 0। तो इंडिविजुअल वर्क चेंज हो सकता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 64 -64 इसके, बट नेट 0। यहां से फ्रिक्शन का वर्क 3 के रेस्पेक्ट में 0, 2 पे भी 0, नेट 0। तो नेट वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाइल इंडिविजुअल वर्क में चेंज। कंक्लूजन ये है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। नाउ वर्क डन बाई, तो ये सारे हमारे कांस्टेंट नेचर के फोर्स थे, नॉर्मल, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में स्टैटिक काइनेटिक, फ्रिक्शन में वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन का, ये सारा कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो ये है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो वेरिएबल फोर्स में सिंपल है कि पहले हमारी किसी भी क्वांटिटी का जो वेरिएशन होता है वो हम मानते हैं कि वो इस फॉर्म का है, a इज इक्वल टू, सपोज कि f इज इक्वल टू 2x गिवन है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे जो है मान लिया कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये x इज इक्वल टू 0 पे है और यहाँ से 2 kg का मास है, ये मूव कर रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2, x हमारा गिवन है, तब यहाँ पे फोर्स इसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है। तो वेरिएबल के लिए हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि x की वैल्यू 4 पुट कर दिया और 4 इंटू 2 8 न्यूटन, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई x लेंगे, उस x से एक स्मॉल वर्क फाइंड करेंगे, वो स्मॉल वर्क डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो स्मॉल वर्क फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो थीटा की वैल्यू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 टू x वेरिंग फ्रॉम 0 टू 2, तो ये आ जाएगा 0 टू 2 2x dx, 2x dx, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे 0 से 2, तो ये आ जाएगा 4 जूल, वर्क डन इज इक्वल टू 4 जूल। तो एक है कि भाई फंक्शन जो है वो ऐसे एक्स वाई जेड, मतलब जनरल किसी भी क्वांटिटी का वेरिएशन दो टाइप से हो सकता है, या तो वो स्पेस का फंक्शन हो या टाइम का फंक्शन हो। स्पेस मतलब हमारे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, अब यहाँ पे सिर्फ एक्स पे था, फिर जो है वो एक्स वाई पे भी हो सकता है, जैसे मान लो कि अब इसमें हमने ऐसे कर दिया कि
कि भाई एफ इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा है। अब इस फोर्स की वजह से पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम, ऐसा हम बोल सकते हैं कि ऐसे गिवन है कि एक्स वाई प्लेन में अब ये फोर्स एक्ट कर रहा है और ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, ए से बी तक जा रहा है डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में, और बी का कोऑर्डिनेट है 2 3। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स अलोंग दिस पाथ, इस पाथ ए बी के अलोंग हमें फाइंड करना है। तो अब प्लेन में जो डिस्प्लेसमेंट है भाई, एक्स में डिस्प्लेसमेंट था डी एक्स, तो वाई में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डी वाई। तो डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब एफ डॉट डी आर होगा हमारा स्मॉल वर्क हो जाएगा एफ डॉट डी आर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। इसको करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करने में एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है कहाँ से, 0 से 2 तक, और y की वैल्यू कर रही है 0 से 3 तक। तो ये हो जाएगा x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे 4/2, ये हो जाएगा 2, और प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर बाई 2, तो पुट करेंगे लिमिट 9/2 मतलब 4.5, तो ये आ जाएगा 6.5। अब यहाँ पे मुझे कहीं पे भी पाथ के इक्वेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब कि ये अगर किसी भी, बस ये डिपेंड कर रहा है किस पे, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल। तो हम किसी भी पाथ से लेके जाएंगे, किसी भी पाथ से लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स की खास बात, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो वर्क जो है पाथ से इंडिपेंडेंट है, हम इजीली इंटीग्रेट कर लिए, बात खत्म, ये 6.5 जूल आ गई। सेम टाइप से जो है एक्स वाई जेड एक कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएगा, चलो बात खत्म हुई। तो एक्स वाई जेड होगा हमारा, इंटीग्रेशन हो गया ये। दूसरा हम एक फंक्शन लेते हैं कि यार हो सकता है कि ये टाइम का फंक्शन आ जाए। सेकंड फंक्शन की जो फोर्स है वो एफ इज इक्वल टू सम 2t टाइप का आ जाए, सेम वही है, यहाँ से 2 kg का है, और t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 तक का वर्क डन, 2 सेकेंड में वो जहां पे भी पहुंचे मुझे नहीं पता, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसका जो है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अप्रोच तो हमारा वही होगा जो डी डब्ल्यू भाई, यहाँ से हम कोई x लेंगे, x पे जो भी फोर्स होगा, और वहाँ से डी एक्स डिस्प्लेसमेंट। वेरिएबल के केस में करेंगे स्मॉल वर्क, और स्मॉल वर्क को फिर हम कर देंगे इंटीग्रेट। स्मॉल वर्क कितना होगा, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स एफ इंटू डी एक्स, इसे करेंगे इंटीग्रेट। एफ अभी टाइम का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 2t इंटू डी एक्स। टाइम तो वैरी कर रहा है, टाइम वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो हमें टी और एक्स में कुछ रिलेशन पता होगा तब तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, यही हो जाएगा टोटल वर्क। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा हमें काइनेमेटिक्स अप्लाई करना होगा, कैसे, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, क्योंकि मुझे फोर्स नोन है मतलब एक्सलेशन नोन है, और एक्स और टी में रिलेशन चाहिए, मतलब पोजीशन और टाइम में रिलेशन चाहिए, पोजीशन और टाइम में। तो वो कैसे आएगा, वो तो काइनेमेटिक्स से आएगा कि एक्सलेशन नोन है, एक्सलेशन से इंटीग्रेट करके वेलोसिटी, वेलोसिटी से इंटीग्रेट करके पोजीशन। तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू एफ इज इक्वल टू 2t, और यहाँ से एम की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू हो जाएगी टी, ए की वैल्यू ये हो गई टी, तो ए की वैल्यू आ गई टी, तो यहाँ से हम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू टी इंटीग्रेट करना है, एज्यूमिंग दैट कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और इसी को x0 भी लिया हुआ है t इक्वल टू 0 पे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी वी इज इक्वल टू टी डी टी, इंटीग्रेशन से आ जाएगा v इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करना है वही आ जाएगा। टी स्क्वायर बाई 2 के साथ साथ यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे कि डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2। तो अब चाहो तो यहां से x फाइंड करो, या फिर मुझे क्या चाहिए, dx का अगर t के टर्म्स में मिल जाए तो यहां पुट कर दूंगा, तो यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी, dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई 2।
तो यही चीज यहाँ पे पुट कर देना है और अब इंटीग्रेट। तो अगर टाइम का फंक्शन आएगा तो थोड़ा सा टाइम से पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें काइनेमेटिक्स यूज करना पड़ेगा, काइनेमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t इंटू डी एक्स, हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू इंटू डी टी, टी स्क्वायर बाई टू इंटू डी टी। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 0 टू 2 सारा इंटीग्रेशन इसमें है, तो ये हो जाएगा टी क्यू बाई थ्री, टी क्यू बाई थ्री, 0 टू 2, तो ये हो जाएगा 8/3, 8/3 जूल। ये हुआ वर्क। क्या ये कंजर्वेटिव है? हाँ कंजर्वेटिव है, स्ट्रेट लाइन में हम जा रहे हैं यहाँ से। इनिशियल फाइनल टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरमीडिएट कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है मुझे, कैसे गया क्या गया कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये कंजर्वेटिव है। अगर हम कहीं पे ब्लॉक हो जाते, नहीं कर पाते, तब तो भाई हमें चेक करना पड़ता कि यार क्या करें क्या करें, बट यहाँ तो चलो ऐसा हो गया। ओहो, T4/4 TQ है, ठीक है, यस, हाँ ठीक है, T4/4 यस। W इज इक्वल टू T4/4, TQ T4/4, तो W इज इक्वल टू टी क्यूब है, तो T4/4, लिमिट पुट करेंगे 0 to 2, तो ये हो जाएगा 4 जूल, ठीक है। तो वर्क डन हो जाएगा 4 जूल, और ये भी हो जाएगा कंजर्वेटिव। अब तो यहाँ पे ऐसा है कि जिसमें हमारा इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाया, पॉसिबल हो पाया और वेरिएबल है, फिर भी हम इंटीग्रेट कर लेते हैं इनिशियल और फाइनल कंडीशन नोन करके। अब मान लो इसमें एक केस ऐसा आ जाए, कुछ ऐसा टाइप का हो कि, ऐसा टाइप का हो कि इंटीग्रेशन ऑफ f इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ऐसा फोर्स हो। अब ऐसे फोर्स में हमें वर्क डन फाइंड करने के लिए डी आर तो हम लिखेंगे, हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, डी डब्ल्यू करेंगे एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। इसको जो है इंटीग्रेट करना है। पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम क्या, एक्स इज इक्वल टू वही ए से बी जा रहा है, ये ए से बी जा रहा है। तो अब ये इंटीग्रेशन अगर कंप्लीटली भाई ये x होता, x का फंक्शन यहाँ पे होता तब तो पॉसिबल था, ये y का होता तो पॉसिबल था। अब हमारे लिए ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, हमें वर्क डन पाथ का इक्वेशन चाहिए। कहाँ से कहाँ, ये 0 0 से स्टार्ट करके ये 2 3 पर जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है। अब 2 3 से जा रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पाथ का इक्वेशन, मतलब किस पाथ के लॉन्ग गया ये चाहिए। तो ये पाथ का इक्वेशन हमें चाहिए होगा, तो वो क्या हम लिख सकते हैं भाई, स्ट्रेट लाइन ही है ये, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इसका जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3/2x, 3/2x। तो ये होगा इक्वेशन। अब इसमें से हम कि इस पाथ के लॉन्ग इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं कैसे, y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, या फिर ऐसे dx के लिए भी लिख सकते हैं, dx के लिए लिख दो dy इज इक्वल टू डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dx, dy इज इक्वल टू 3/2 dx। तो अब ये हमारे लिए इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3/2x, और ये हो गया dx, और इसका इंटीग्रेशन x की वैल्यू 0 से 2, और प्लस यहाँ पे x एंड y में रिलेशन मिल गया हमें, dy इज इक्वल टू x इंटू 3/2 dx, x की वैल्यू फ्रॉम 0 to 2, 3/2 x dx x² बाई 2, तो ये हो जाएगा 2।
+3/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 2। तो यहां से आ गया, ये होगा 6 जूल, 6 जूल। तो ऐसे इंटीग्रेशन में जहां पे हमें पाथ की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हुई, पाथ पे वर्क डन चाहिए, तो उसको हम डायरेक्ट नॉन कंजर्वेटिव नहीं बोल सकते। यहां पे मेरा इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, डायरेक्टली मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा, मुझे पाथ का इक्वेशन रिक्वायर्ड हुआ, तो क्या हम इसको बोल देंगे कि वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, हेंस इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कहने के लिए जो है कि मैं एक पाथ और ले लेता हूं, ठीक है, अब इसमें दिया जाएगा कि यार ऐसा है कि इस पाथ के अलोंग थोड़ा वर्क डन बताओ, इस पाथ के अलोंग वर्क डन बताओ। ये मान लो ए बी लिया, तो ये जो है ए सी बी ले लेता हूं मैं, कि किसी गिवन पाथ के अलोंग तुम्हें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे करेंगे? फंक्शन मेरा फोर्स का गिवन होगा, फंक्शन गिवन होगा, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, ये डी डब्ल्यू है। अब इस इंटीग्रेशन को मुझे इवेल्युएट करना है इस पाथ के अलोंग ऐसे, और देखता हूं कि इसमें क्या वर्क डन है। तो ऐसे केस में थोड़ा सा इक्वेशन इसको लिखना पड़ा, वाई डी एक्स एक्स डी वाई, जो डी डब्ल्यू है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो इस पाथ के लॉन्ग देखो, यहाँ से 2 3 पे जा रहा था, ए बी पाथ के लॉन्ग मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब ये ए सी बी मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो ए सी पाथ पे क्या खास बात है? ए सी पाथ पे क्या है? एक्स जीरो है, यहाँ पे एक्स जीरो है, तो डी एक्स भी जीरो है, एक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो डी एक्स जीरो है। वाई वैरी कर रहा है, तो एक्स जीरो है, तो यहां से मैं लिख दूंगा डब्ल्यू ए सी, एक्स को जीरो, इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करूंगा, एक्स को जीरो पुट करूंगा और डीएक्स भी जीरो पुट करूंगा, तो ये जीरो हो जाएगा। अब इस पाथ पे क्या है? यहां से सीबी पाथ पे क्या है? फॉर सीबी, सीबी पाथ पे क्या है? वाई कांस्टेंट है, वाई कितनी है? वाई की वैल्यू है 3, वाई कांस्टेंट है, डी वाई जीरो है, एक्स वैरी कर रहा है, डीएक्स भी चेंज होगा, एक्स चेंज हुआ तो डीएक्स होगा कुछ, वाई कांस्टेंट है 3 है, सो डी वाई जीरो है, तो डी वाई जीरो है, मतलब ये टर्म जीरो हो जाएगा। फॉर सी बी, सी बी के लिए y इज इक्वल टू 3 एंड डी वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से डब्ल्यू सी बी, डी वाई वाला टर्म जीरो हो जाएगा, y की जगह 3 पुट कर देंगे, 3 इंटू डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? ये है 0 to 2, 0 to 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू डी एक्स, 3 इंटू डी एक्स, एक्स 0 to 2, यह आ जाएगा 6 जूल। तो पाथ जो है वर्क डन सेम आया, वर्क डन सेम आया, तो यार अब तो ये चांस बन सकता है कि डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए सी बी। तो अब ऐसे क्या है कि अगर मुझे वर्क चेक कर करके बताना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन सेम होगा, लेकिन अगर वर्क डन सेम है तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वो कंजर्वेटिव होगा ही होगा, ठीक है। कंजर्वेटिव तो वर्क डन अलोंग एनी पाथ इज सेम, बट अगर दो पाथ से तुम्हें सेम मिल जा रहा है तो ब्लाइंडली नहीं बोल देना है कि ये कंजर्वेटिव ही है। अरे मुझे इनफाइनाइट पाथ है ना, कौन चेक करे यार, इनफाइनाइट पाथ है, चेक कौन करे? तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में यहाँ पे चांसेस हैं कि ये कंजर्वेटिव हो सकता है, ये नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल तो यहाँ पे है ही, तो उसको कैसे चेक करेंगे? तो कुछ ऐसे केस जिसमें कि हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब क्या है? कि जो मैथ वाले होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो समझ जाएंगे अच्छा अच्छा एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे बनेगा। तो यहाँ से जो डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू को मैं ऐसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इसको ऐसे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा कहाँ कहाँ से भाई? इनिशियली वो 0 0 पे था, फिर फाइनली 2 3 पे गया,
तो डी ऑफ एक्स वाई इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे डी एक्स का होता है डी एक्स का एक्स हो जाता है, डी ऑफ एक्स वाई का ये हो जाएगा वर्क डन एक्स वाई। फाइनल वैल्यू 0 0 इनिशियल और फाइनल 2 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो जो टोटल वर्क डन आएगा वो टोटल वर्क डन 6 जूल ही आएगा। मतलब ये पाथ से इंडिपेंडेंट है। मतलब ऐसे टाइप के फंक्शन भी हमें मिल सकते हैं जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म कर रहे होंगे तो उनका वर्क डन सेम आएगा। तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ऐसे पहचानना कैसे है, ऐसे पहचानने के लिए यहां से कभी भी अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, सपोज कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर कंपोनेंट्स गिवन है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर सपोज कि जो भी फोर्स का एक्सप्रेशन गिवन है, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो एक तो मैथमेटिकल तरीका है डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट वाला, दूसरा तरीका है कि हम ऐसे चेक कर सकते हैं एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, एफ जेड के कैप। अगर इसमें पार्शियल इंटीग्रेशन, क्या पार्शियल इंटीग्रेशन टाइप की कोई चीज होती है, पार्शियल इंटीग्रेशन टाइप की कोई चीज नहीं होती है। फिर फिर जो है पार्शियल इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं, मतलब क्या है कि अगर हम यहां से इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स करते हैं, एज्यूमिंग एज्यूमिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट, और ये जो तीनों हैं यहां पे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई एज्यूमिंग एक्स एंड जेड कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड एज्यूमिंग एक्स वाई कांस्टेंट। अगर ये तीनों सेम आता है तो वो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा। और वो फोर्स इफ ऑल थ्री आर इक्वल, if integration of fx dx is equal to integration of fy dy is equal to integration of fz dz इक्वल, तब क्या हो जाएगा, वो कंजर्वेटिव हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल बना लेंगे। किसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा जो इंटीग्रेट करने के बाद आएगा। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया था एफ इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जेड कैप, इसको मैं x के रेस्पेक्ट में, x कंपोनेंट को x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, एज्यूमिंग y कांस्टेंट, y को कांस्टेंट लिया तो ये हो जाएगा वाई एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, ये हो जाएगा एक्स डी वाई, एज्यूमिंग एक्स कांस्टेंट, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x को कांस्टेंट की तरह से, तो ये x बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy, तो इसी क्वांटिटी का वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। ये दोनों सेम हो रहा है, सेम हो रहा है मतलब क्या है, वो कंजर्वेटिव है। तो यहां से ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है ऐसे। तो इसको जो है कभी भी वर्क डन करेंगे तो डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल डी के फॉर्म में लिख लेंगे और फिर आ जाएगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल एक ऐसा ले लेता हूँ कि यहाँ पे x 2xy कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, whether this force is conservative or not, this force is conservative or not, conservative or not। हम्म चेक करेंगे, जैसे मान लो ये तीन वैल्यूज ऐसे लिया, तीन फंक्शंस लिया, ठीक है।
इसमें मुझे फाइंड करना है वर्क डन बाई, कंजर्वेटिव चेक करना है कि नहीं। तो कंजर्वेटिव हम x को इंटीग्रेट करेंगे, x को इंटीग्रेट करेंगे किसके एज्यूमिंग y कांस्टेंट। तो x को अगर इंटीग्रेट करते हैं, मान लो फर्स्ट लेते हैं, ये क्वेश्चन है, ये मेरा फोर्स है, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो चेक कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं। तो मान लिया कि यहाँ से a लिया, a इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स एफ डॉट डी आर। तो अब इंटीग्रेट करके ही चेक कर लेते हैं कि एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स एज्यूमिंग वाई जेड कॉन्स्टेंट। तो यहाँ हो जाएगा 2x y dx, y को कांस्टेंट लेंगे तो y बाहर आ जाएगा, और 2x का इंटीग्रेशन 2x dx, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। फिर इसको जो है एफ वाई डी वाई, एफ वाई डी वाई, एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई। एक्स स्क्वायर जो है यहाँ से एक्स को कांस्टेंट लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों सेम आ रहा है, मतलब क्या है, ये कंजर्वेटिव है। सो दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये दोनों जो है कंजर्वेटिव होंगे। कंजर्वेटिव होंगे, मान लो मुझे वर्क डन फाइंड करना है, फाइंड द वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, बाय दिस फोर्स फ्रॉम ए जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0, टू बी जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3। क्या होगा आंसर? एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसका होगा? जो इंटीग्रेट करके आ रहा है उसी का होगा। तो अगर इसमें मुझे वर्क भी फाइंड करना पड़ा तो मैं तो ऐसे लिख लूंगा, तो भाई आंसर 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, इसको जो है मुझे करना है इंटीग्रेट। अब मैंने कंपोनेंट्स को देख लिया, देखो अब तुम ऐसे आएगा तो भाई ऐसे एक्स वाई का फंक्शन मुझे नहीं पता है तो नहीं कर पाऊंगा, एक्स वाई का फंक्शन नहीं पता है, तो मुझे एक बार चेक कर लेना है कि एग्जैक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर एग्जैक्ट बन रहा होगा तो फिर पाथ नहीं रिक्वायर्ड है, एग्जैक्ट नहीं बन रहा होगा तब पाथ का इक्वेशन रिक्वायर्ड है, तब हम बोल देंगे कि नॉन कंजर्वेटिव, बात खत्म। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई 0 0 से 2 3। तो यहाँ से वर्क डन हो जाएगा 4 × 3 12 जूल। ठीक है, दिस इज वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू 12 जूल। समझे? किसी को डाउट इस पॉइंट में? सेकेंड जो बी पार्ट है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, सेकेंड वन नॉन कंजर्वेटिव। सेकेंड वन में हम इंटीग्रेट करके देखेंगे इंडिविजुअल कंपोनेंट को, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स। तो सेकेंड को एक बार इंटीग्रेट करके देखते हैं, बी पार्ट, फॉर बी पार्ट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स, डी डब्ल्यू तो बाद की बात है, पहले तो कंजर्वेटिव चेक कर लें। तो ये है एक्स स्क्वायर वाई, सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे वाई को कांस्टेंट वाई एक्स क्यूब बाई 3, और दूसरा है वाई स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर एक्स। तो वाई स्क्वायर एक्स भी नहीं होगा, वाई स्क्वायर एक्स भी नहीं होगा, एफ वाई डी वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स, ये डी वाई, एक्स को कांस्टेंट एक्स वाई क्यूब बाई 3, दीज आर नॉट इक्वल, सो नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। तो यहाँ से ऐसे हम चेक कर सकते हैं, ये जो है क्या सी जो है कंजर्वेटिव आ रहा है? अगर एक्स वाई जेड में फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड में फंक्शन होगा तो क्या सी कंजर्वेटिव है या नहीं है? यस, सी कंजर्वेटिव आ जाएगा। एक्स को इंटीग्रेट करके देख लो,
सी पार्ट में एफ एक्स टी एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स में था एक्स एक्स वाई, वाई जेड था, वाई जेड। हाँ, तो ये है वाई जेड डी एक्स, वाई जेड डी एक्स एज्यूमिंग वाई जेड कॉन्स्टेंट, तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड। एफ वाई डी वाई में जो है केवल x एंड z है, यहाँ dy है, दोनों को कांस्टेंट की तरह से लेना है। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x z को कांस्टेंट, तो ये x y z, और सेकंड भी करोगे तो x y z dz, यहाँ पे जो है x y है dz, z के रिस्पेक्ट में x y को कांस्टेंट बाहर कर दिया x y z। तो ये इसी का एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। अब मुझे अगर वर्क कैलकुलेट भी करना पड़ा तो पाथ का इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, पाथ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा एग्जैक्ट वाला फंक्शन है, कंजर्वेटिव आ जा रहा है, तो एग्जैक्ट में लिख देंगे। तो सपोज कि दिया हुआ है कि फ्रॉम जीरो टू सम फाइंड वर्क फ्रॉम जीरो टू जीरो क्या ओरिजिन, फ्रॉम ओ टू ए, जीरो 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 टू वन टू थ्री, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, कि ये फोर्स अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर जाता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन टोटल W इज इक्वल टू यही हो जाएगा वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड। तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई जेड, तो ये आ जाएगा 1 2 3, हो जाएगा 6 जूल, 6 जूल। ठीक है, तो वैसे समझे। अब अगर स्पेसिफिक मुझे नहीं पता, नॉन कंजर्वेटिव ही है, नॉन कंजर्वेटिव जैसे कि वो पता चल गया, तो उसमें अब मुझे वर्क फाइंड करने के लिए पाथ का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो जरा वर्क डन फाइंड करो तो यार, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर एक्स वाला, देन फाइंड वर्क, आंसर बताओ। एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर एक्स जे कैप डी एक्स। अब हमें कंजर्वेटिव पता ही चल गया है, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, इसको कैलकुलेट करना है फ्रॉम ओ टू ए टू बी, ए टू बी, बी जो है वो 1 2 है, 1 2 है, तो ए सी एंड डी। तो भाई डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू ए सी बी एंड डब्ल्यू ए डी बी, डब्ल्यू ए सी बी, तीनों बताओ। फॉर ए बी, ए बी के लिए क्या करेंगे, ए बी के लिए वाई एक्स में रिलेशन चाहिए, ये लिख लिया, वाई इज इक्वल टू 2x, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वाई इज इक्वल टू 2 dx। अब इसमें इंटीग्रेट डी डब्ल्यू एफ एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई इंटीग्रेशन। अब सारा कुछ एक ही में कन्वर्ट हो सकता है, एक्स की वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और वाई की जगह पुट कर देंगे 2x, और डी एक्स तो है ही, प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर, और x की जगह पुट कर देंगे y/2, y/2, और ये रह जाएगा dy।
तो अब x की वैल्यू वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, y की वैल्यू वेरिंग फ्रॉम 0 to 2, तो हो जाएगा 2x³ है x4/4 प्लस ये है 1/y³ है y4/4, तो 2⁴ डिवाइडेड बाई 4, ये 0 to 1, तो ये 1/4, तो 1/2, 2.5, यस 1/2 प्लस ये है 2, तो 2.5 जूल। सिमिलरली हम ACB के लिए भी कर सकते हैं। फॉर ACB वाले पे ACB पाथ पे क्या है, वो है ACB पे x0 dx0, x0 पुट कर दिया, dx0 पुट कर दिया, तो w0 हो गया। CB के लिए करना है y की वैल्यू, यहाँ पे dy0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। y की वैल्यू है 2, यहाँ 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू x³/3, तो 1/3, 2/3, 0.66, यस। ADB बता दो ऐसे ही। 2.66, ओके ठीक है। क्या लिखेंगे इसके अलोंग, y0 एंड dy0, y0 एंड dy0, यहाँ पे x1 dx0, तो ऐसे पुट कर देंगे, y0 पुट करेंगे, dy0 यहाँ से इस पाथ के लिए 0 मिल जाएगा और इस पाथ के लिए तो 2 पॉइंट जो भी है 66, वर्क डन डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि वेरिएबल फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ x अगर होता है तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे कुछ जिसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा जो कंजर्वेटिव होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनमें पाथ जो नॉन कंजर्वेटिव होगा उसमें पाथ रिक्वायर्ड होगा। और कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि फॉर टू पाथ वर्क इज सेम, फोर्स मे बी कंजर्वेटिव, नॉट ऑलवेज। दो से हम नहीं बोल सकते, फोर्स कंजर्वेटिव है तो दो के लॉन्ग सेम होगा, बट दो के लॉन्ग सेम है तो वो कंजर्वेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन का मान लो हम दो अलग अलग पाथ के रफ सरफेस के लॉन्ग ले जाएं, 1 मीटर 1 मीटर ऐसे और 1 मीटर 1 मीटर ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है। फ्रिक्शन का जैसे देखा ना कि दो पाथ हम इंक्लाइन प्लेन वाला ले रहे थे, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि दो पाथ से सेम हो गया तो फ्रिक्शन कंजर्वेटिव है, नहीं, फोर्स मे बी कंजर्वेटिव। फॉर टू पाथ फॉर टू पाथ वर्क इज डिफरेंट, फोर्स मस्ट बी नॉन कंजर्वेटिव, अलग हुआ तो नॉन कंजर्वेटिव तो है ही। ऐसा नहीं कि अरे ठीक है एक आध में डिफरेंट हो गया बाकी सब में, नहीं, दो अलग हुआ तो नॉन कंजर्वेटिव हो गया वो, बट सेम हुआ तो कंजर्वेटिव नहीं होगा, ठीक है। सारे टेस्ट अच्छे जाएंगे, ये नहीं कि क्या, ठीक है चलो। तो ये है कंक्लूडिंग रिमार्क। तो टेस्ट जो है वो टेस्ट मंडे होंगे, टेस्ट जो है मंडे को, मंडे ठीक है। कल कल फ्री हो, कल कुछ काम नहीं, कल कल रख दें, कल आफ्टरनून में, संडे, संडे 12 नून, मंडे, ठीक है भाई, मंडे ठीक है चलो, मंडे
सेम टाइम सेम चैनल। लिंक मैं सेंड कर दूंगा उसी टाइम 12 नून मंडे। टाइमिंग भाई उतना ही रहेगा, ठीक है। वो टाइमिंग सेट करके मैं दूंगा, उसमें टाइमर के हिसाब से रहेगा, वो 1 घंटे में ऑफ हो जाएगा। 1 घंटे में ऑफ हो जाएगा। तो ये नहीं सोचना कि वो है उसमें मैं अपने आराम से करूंगा, वो टाइम लिमिट में ही अपने आप बंद हो जाएगा। सारे रिक्वायर्ड फील्ड होंगे, अगर कुछ आंसर्स नहीं भी अटेम्प्ट करने हैं तो कुछ ना कुछ उसमें टिक करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं तो भी तुम उसको मतलब कंपलसरी है अटेम्प्ट करना, अदरवाइज सबमिट नहीं होगा। तो सारे क्वेश्चन वो रहेंगे, तुमको अटेम्प्ट कर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 20 क्वेश्चंस 1 आवर, 20 क्वेश्चंस 1 आवर। अपना जो क्वेश्चंस क्वेश्चंस हैं जहाँ से भी जितना भी किया है उसको रिवाइज कर लेना। 3 टेस्ट है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन। तो ये होते होते तक तब तक नेक्स्ट वर्क एनर्जी भी आ जाएगा, ठीक है। चलो एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। मेहनत करो, टाइम यूटिलाइज करो हमेशा। प्रैक्टिस जो यूट्यूब पे जो दिया हुआ है पीडीएफ, मुझे नहीं लग रहा है कि वहां से कर रहे हो। तो जो भी है, अगर क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें ज़्यादा करना है फिजिक्स में, ठीक है। थ्योरी में यही सब है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स इतने ही सब हैं, तो बहुत थ्योरी कहीं से पढ़ना नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, स्पीड, स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये 2 चीज़ बनाना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो जितना फास्ट क्वेश्चन करोगे, जितना ज़्यादा एक्सपोज होगे क्वेश्चन से, दिमाग अपने आप उतना चलने लगेगा। कुछ ऐसा खास नहीं है। चलो, बाय बाय।